हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो ये कम्युनिकेशन के शॉर्ट नोट्स का थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैंने कम्युनिकेशन के दो वीडियो और अपलोड किए थे शॉर्ट नोट्स के ऊपर। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक सीरीज में आप ये वीडियोस देखें, तब आपको ये फॉर्मूले बहुत इफेक्टिव होंगे। और इसके पहले मैंने ईटीसी के पूरा शॉर्ट नोट्स कवर करा दिए थे 5 वीडियोज में, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसकी पिछली स्लाइड में अपन ने देखा था नैरो बैंड एफएम सिग्नल और वाइड बैंड एफएम सिग्नल क्या होता है। तो उसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है बीटा, तो अगर बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वो होता है आपका वाइड बैंड एफएम सिग्नल, और अगर बीटा की वैल्यू आपकी 1 से कम है तो वो होता है आपका नैरो बैंड एफएम सिग्नल। और एक चीज और थी, जो नैरो बैंड एफएम सिग्नल होता है वो उसकी जो पावर का कैलकुलेशन होता है वो लगभग सेम होता है एएम की तरह। जैसे कि एएम में आपका क्या होता था, एक कैरियर पावर होता था, प्लस पी अपर साइड बैंड पावर होता था, प्लस एक पी लोअर साइड बैंड पावर होता था। तो एज इट इज ये आपका नैरो बैंड एफएम में भी इसी टाइप से रहेगा, बस मॉड्यूलेशन इंडेक्स उसमें म्यू रहता था और इसमें म्यू की जगह पर बीटा हो जाएगा। और एक चीज और होगी, जो लोअर साइड बैंड होगा, लोअर साइड बैंड में यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। पीसी था आपका एसी कॉस 2 पाई एफसीटी, प्लस जो अपर साइड बैंड था वो था एसी म्यू बाई 2 कॉस 2 पाई एफसी प्लस एफएमटी। और जो लोअर साइड बैंड था तो उसकी जगह पर नैरो बैंड एफएम में माइनस आ जाएगा, माइनस एसी म्यू बाई 2 कॉस 2 पाई एफसी माइनस एफएमटी। तो बस ये अंतर रहता है एएम में और नैरो बैंड एफएम सिग्नल में। तो ओनली लोअर साइड बैंड का साइन चेंज हो जाएगा उसमें, और बाकी एज इट इज रहेगा एएम की तरह। अब बात करते हैं अपन वाइड बैंड एफएम की। वाइड बैंड एफएम में क्या होगा, आपका एस डब्ल्यू बी एफ एम से इसको डिनोट करते हैं, और इसमें बेसल फंक्शंस का यूज होता है। वाइड बैंड एफएम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इस टाइप से होता है। बेसिकली उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, उसके सीक्वेंस धीरे धीरे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे और कम होते जाएंगे, और नेगेटिव साइड में भी ऐसे ऐसे ये इसके कम होते जाएंगे। तो जो सबसे फर्स्ट वाला होगा उसको अपन डिनोट करते हैं जे नॉट बीटा से। जे नॉट बीटा की वैल्यू एम्पलीट्यूड में सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद जे वन बीटा, फिर उसके बाद जे टू बीटा, और इस टाइप से ये इनके एम्पलीट्यूड डिके होते जाएंगे। तो वाइड बैंड एफएम की जो इक्वेशन हुई वो होगी ए सी समेशन ऑफ जे एन बीटा। एन की वैल्यू आप जीरो से इनफाइनाइट तक रखेंगे, जीरो बीटा कॉस टू पाई एफ सी प्लस एन एफ एम टी। ये होगा वाइड बैंड एफएम का इक्वेशन। अब इसमें जो जे नॉट बीटा मैंने बताया कि जे नॉट बीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है बेसल फंक्शंस में, फिर जे वन बीटा की और कम, फिर जे टू बीटा की और कम, और ये इस टाइप से और कम होती जाती है। ठीक है, ये बात होगी वाइड बैंड एफएम की, जब आपके मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है तब। अब इसमें जो अपर साइड बैंड का पावर और लोअर साइड बैंड का पावर होगा वो क्या होगा, ए सी स्क्वायर जे वन स्क्वायर बीटा बाई टू आर। इसमें देखिए अब ये हो गया आपका जो एक साइनोसॉइडल सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड ए सी जे एन बीटा। तो इसका जो अपर साइड बैंड का पावर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए सी स्क्वायर जे वन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई टू आर। और जो लोअर साइड बैंड का पावर होगा वो हो जाएगा ए सी स्क्वायर जे वन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई टू आर। तो ये अपर साइड बैंड पावर हो गया और ये लोअर साइड बैंड पावर हो गया आपका। तो इसका जो टोटल पावर होगा, टोटल पावर में आप क्या करेंगे, बेसल फंक्शन को भी आप नहीं लिखना है जे एन बीटा को, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर। तो टोटल पावर हो जाएगा वाइड बैंड एफएम का ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैंडविड्थ क्या होगी, इसकी बैंडविड्थ हो जाती है बीटा प्लस वन इंटू टू एफ एम। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, बैंडविड्थ हो गई आपकी टू डेल एफ प्लस एफ एम। अब डेल एफ आपका क्या होता है के एफ ए एम, तो डेल एफ की जगह पर आपने लिखा के एफ ए एम प्लस एफ एम। अब आपने क्या किया, एफ एम यहाँ से कॉमन ले लिया, एफ एम कॉमन ले लिया तो टू एफ एम आपका बाहर आ जाएगा, और के एफ ए एम के अपॉन में भी एफ एम आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका वन। तो के एफ ए एम अपॉन एफ एम आप जानते हैं क्या होता है, ये बीटा। तो इसी तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा प्लस वन इंटू टू एफ एम, या टू टाइम्स ऑफ डेल एफ प्लस एफ एम। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए वो दे देते हैं आपको, तो फॉर्मूले में रख के आप बैंडविड्थ कैलकुलेट की कर सकते हैं। अब इसमें अपन और आगे बढ़ते हैं, फेस मॉड्यूलेशन। फेस मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशन होती है वो होती है ए सी कॉस टू बाई एफ सी टी प्लस के पी एम टी। के पी एम टी, के पी होता है आपका फेस सेंसिटिविटी फैक्टर, और एम टी है आपका मैसेज सिग्नल। तो अब फेस मॉड्यूलेशन में मैक्सिमम फेस डिविएशन कितना होगा, डेल फाई से उसको डिनोट करते हैं। मैक्सिमम फेस डिविएशन आपका होता है मैक्सिमम ऑफ पाई टी। पाई टी मतलब के पी एम टी, मैक्सिमम फेस डिविएशन हो गया फेस मॉड्यूलेशन में के पी एम टी। अब जो फेस मॉड्यूलेशन का जो फाइनल इक्वेशन होती है वो होती है ए सी कॉस बड़े कोष्टक में टू पाई एफ सी टी प्लस बीटा कॉस टू पाई एफ एम टी। और जो एफ एम की इक्वेशन होती थी वो होती थी ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन टू पाई एफ एम टी। इसमें पीएम वाले में कॉस रहता है और एफएम वाले में साइन रहता है।
और जो इसकी बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ इनकी सेम होती है, जैसे 2 बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम, या बैंडविड्थ हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ डेल एफ प्लस एफ एम। पीएम और एफएम की बैंडविड्थ सेम रहती है, तो इनका जो टोटल पावर हो जाएगा, पावर भी AC स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। तो ये हुआ पीएम सिग्नल का टोटल पावर। अब देखते हैं अपन पीएम और एफएम में और क्या रिलेशन है। जैसे आपके पास एफएम सिग्नल है, कोई एफएम सिग्नल है और एक पीएम सिग्नल है, तो पीएम सिग्नल में जो सिग्नल होगा आपका, पीएम का आप इंटीग्रेट कर देंगे, जो फेस मॉड्यूलेशन का सिग्नल होगा उसका आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको एफएम सिग्नल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। या आपके पास एफएम में कोई सिग्नल है तो उसका आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो आपको फेस मॉड्यूलेशन में मिल जाएगा। मतलब जब आप फेस मॉड्यूलेशन में सिग्नल है उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल मिलेगा, और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कोई सिग्नल है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको फेस मॉड्यूलेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम फेज डिविएशन की एफएम सिग्नल में। तो एफएम सिग्नल की इक्वेशन आपने जो अपन पिछले वीडियोस में देखी थी, AC cos बड़े कोष्ठक के अंदर 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T MT dt। तो जो फेज हुआ मैक्सिमम फेज डिविएशन एफएम सिग्नल का हुआ मैक्सिमम 2 पाई KF 0 टू T MT dt। एफएम सिग्नल का मैक्सिमम फेज डिविएशन हुआ ये। पीएम सिग्नल का मैक्सिमम फेज डिविएशन अपन ने देखा था पिछली स्लाइड में, KPMT। तो ये आपको याद रखना है। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन की बात करें, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन ऑफ पीएम सिग्नल, तो पीएम सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन होगा KP बाई 2 पाई डी बाई डी टी ऑफ MT, ये याद रखना है आपको। और जो एफएम सिग्नल होगा उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन होगा KFMT। तो इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे फेस मॉड्यूलेशन सिग्नल है आपका, फेस मॉड्यूलेशन सिग्नल में जो मैक्सिमम फेस डिविएशन होगा वो हो जाएगा KPMT, और अगर फ्रिक्वेंसी सिग्नल है आपके पास तो उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डिविएशन हो जाएगा KFMT। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। तो ये इसके साथ आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लगभग खत्म होता है। अब आप कुछ रिसीवर के बारे में बता देता हूँ शॉर्ट नोट्स में। रिसीवर में आपका मेनली होता है एक मिक्सर। मिक्सर रिसीवर जो रिसीविंग साइड पे अपन सिग्नल रिसीव करते हैं उसमें मेनली आपका मिक्सर रहता है। मिक्सर किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सर में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक तो होती है मल्टीप्लायर और दूसरा होता है बैंड पास फिल्टर। मल्टीप्लायर आपका क्या क्या करता है, जैसे रिसीवर में कोई फ्रिक्वेंसी आई एफएस, आपके पास कोई फ्रिक्वेंसी आई एफएस, उसको आपने लोकल ऑसिलेटर से मल्टीप्लायर में मिक्स किया और बैंड पास फिल्टर से आपने इसको पास करवाया तो आपको रिसीवर का आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा। अब लोकल ऑसिलेटर का क्या काम है, यूज टू फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेट टू डाउन कन्वर्ट और अप कन्वर्ट। लोकल ऑसिलेटर में अपन इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं क्योंकि रिसीवर पे तो जो फ्रीक्वेंसी आती है वो तो कांस्टेंट आ रही है, और लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी वेरी करके अपन इसके साथ मिक्स करवाएंगे और उसको बैंड पास फिल्टर से पास करवा देंगे। तो ये होता है बेसिकली मिक्सर का काम। अब इसमें जो रिसीवर साइड में ब्लॉक डायग्राम होता है उसका कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले उसमें RF एम्पलीफायर होता है, फिर डीमॉड्यूलेटर होता है, फिर AF एम्पलीफायर होता है और पावर एम्पलीफायर। RF रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर होता है, ये बेसिकली एक ट्यून्ड एम्पलीफायर की तरह काम करता है। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसी रिसीवर में आ रही है तो ये ट्यून्ड एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, कुछ सिलेक्टिव फ्रिक्वेंसी को ही सिलेक्ट करेगा, बाकी फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा। जैसे कुछ इमेज फ्रिक्वेंसी होती है तो वो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी आ रही है तो उसको रिमूव कर देगा RF एम्पलीफायर। तो ये ट्यून एम्पलीफायर की तरह एक बेसिकली काम करता है। फिर होता है आपका डिमॉड्यूलेटर, फिर होता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, फिर होता है पावर एम्पलीफायर, और यहाँ से आपका आउटपुट मिल जाता है। तो ये हुआ बेसिकली रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। अब बात करते हैं AM ट्रांसमिशन और FM ट्रांसमिशन के लिए जो फ्रिक्वेंसी अपन यूज करते हैं। तो AM ट्रांसमिशन के लिए जो फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं, कैरियर की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है आपकी 550 किलोहर्ट्ज टू 1650 किलोहर्ट्ज, इस रेंज में आपकी AM की फ्रिक्वेंसी होती है, 550 किलोहर्ट्ज टू 1650 किलोहर्ट्ज। और जो AM की बैंडविड्थ होती है 10 किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज, ये आपको याद रखना है। और FM की अगर बात करें तो FM में जो कैरियर की फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। जैसा कि आपने FM चैनल्स देखे होंगे, कई बड़ी सिटीज में चलते हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है जैसे 92.7, 93.5, 105.8। तो जो FM ट्रांसमिशन की फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। ये आपको इनकी रेंज याद रखनी है, AM की कैरियर की रेंज कितनी होती है और FM ट्रांसमिशन के लिए फ्रिक्वेंसी की रेंज कितनी होती है। और FM की जो बैंडविड्थ होती है वो होती है 200 किलोहर्ट्ज, AM की बैंडविड्थ होती है 10 किलोहर्ट्ज, ये आपको इनमें याद रखना है। अब इसमें अपन बात करते हैं ट्यून्ड एम्पलीफायर की। ट्यून्ड एम्पलीफायर आपका क्या करता है, ट्यून्ड एम्पलीफायर जो रिसीवर की इनपुट स्टेज पर अपन लगाते हैं,
सेलेक्टिव फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए। तो ट्यून्ड एम्पलीफायर जो होता है बैंडविड्थ, उसकी बैंडविड्थ होती है एफ जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है अपॉन क्यू। क्यू होता है आपका क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिसीव होगा। तो हम चाहते हैं कि रिसीवर साइड में जो क्वालिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है 160 टू 180 की रेंज में। तो क्वालिटी फैक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 450 टू 500 तक। तो ये हुई आपकी सिंपल रिसीवर की बात। अब इसमें एक चीज आती है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, तो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में आपका क्या रहता है, एफएल होती है आपकी लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, एफएस होती है जो फ्रीक्वेंसी आ रही है सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी। इसमें एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी अपन फिक्स रखते हैं 450 किलोहर्ट्ज। 450 किलोहर्ट्ज होती है आपकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये फिक्स होती है। अब जैसे आपकी सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी 500 आई, तो सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है। तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी रखनी है, 500। ये 500 इस साइड चला जाएगा, तो 500 प्लस 450 यानी 955 किलोहर्ट्ज आपको लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी रखनी है। तो इस तरीके से आप लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी के बेस पर। अब एक टर्म होता है इसमें इमेज फ्रीक्वेंसी। इमेज फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, इमेज फ्रीक्वेंसी एक सिलेक्टेड प्लेस पर आती है, उसको डिनोट करते हैं एफ एस आई से। इमेज फ्रीक्वेंसी होती है एफ एस जो सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी होती है प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई एफ। मान के चलिए एफ एस आपकी सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी 500 है, 2 टाइम्स ऑफ आई एफ हो जाएगा आपका 960। तो एफ एस आई जो आपकी इमेज फ्रीक्वेंसी आएगी वो हो जाएगी आपकी 960 प्लस 500, तो कितना हो जाएगा 1460। तो इस पर आएगी आपकी इमेज फ्रीक्वेंसी। तो ये इमेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखते हैं अपन इमेज रिजेक्शन रेशियो। इमेज रिजेक्शन रेशियो उसको डिनोट करते हैं अल्फा से। इमेज रिजेक्शन रेशियो होता है आपका गेन ऑफर्ड बाय फ्रीक्वेंसी जो सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी है अपॉन गेन ऑफर्ड बाय इमेज फ्रीक्वेंसी। तो इमेज रिजेक्शन रेशियो अल्फा आपका क्या होता है, गेन ऑफर्ड बाय सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी अपॉन गेन ऑफर्ड बाय इमेज फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आप इमेज रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं। तो एएम रिसीवर में जो सुपर हेटेरोडाइन का जो सिंबल था वो ब्लॉक डायग्राम किस टाइप से हो जाएगा, इसमें रहता है एक आपका एम्पलीफायर, फिर उसके बाद लगाते हैं अपन मिक्सर। मिक्सर जैसा कि अपन ने देखा था लोकल ऑसिलेटर प्लस बैंड पास फिल्टर का कॉम्बिनेशन था, तो ये मिक्सर हो गया आपका। उसके बाद एक टर्म आता है आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, इसकी वैल्यू होती है 450 किलोहर्ट्ज, ये फिक्स होती है। फिर डीमॉड्यूलेटर, फिर एएफ एम्पलीफायर, फिर पावर एम्पलीफायर और फिर आपका आउटपुट। तो ये हुआ आपका सुपर हेटेरोडाइन का ब्लॉक डायग्राम। अब मान के चलिए कि इसमें सुपर हेटेरोडाइन के रिसीवर अपन ने कैस्केड में कनेक्ट किए हुए हैं। तो अल्फा 1 इमेज रिजेक्शन रेशियो फर्स्ट का, अल्फा 2 इंटू अल्फा 3, तो इनका जो इमेज रिजेक्शन रेशियो होगा वो हो जाएगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3। जितने अपन कनेक्ट करते जाएंगे तो उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू और दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। क्यू तो होता है आपका क्वालिटी फैक्टर, क्वेश्चन में सीधे सीधे वैल्यू इसकी गिवन रहती है। और पी की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पी होता है आपका रेशियो एफ एस आई फ्रीक्वेंसी ऑफर्ड बाय इमेज फ्रीक्वेंसी अपॉन सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी माइनस सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी अपॉन इमेज फ्रीक्वेंसी। तो इनको आप माइनस करके पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और क्यू की वैल्यू गिवन है तो आप इमेज रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट इस टाइप से कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का और रिसीवर वाला चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट 2 वीडियोज में मैं डिजिटल कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपको डिस्क्राइब करूंगा और इनके शॉर्ट नोट्स हम लोग जल्दी से जल्दी ब्लॉग पर अपडेट कर देंगे, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और सब्जेक्ट के भी इसी तरह से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उनके वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।